हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ठीक ठाक। वंस अगेन आपके बीच आजाद सर प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग दूसरा हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने देखा, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश कैसे गमन करता है, किन किन माध्यमों से गमन करता है, प्रकाश के स्रोत कैसे होंगे, ये पहले के भाग में हम लोगों ने देखा था। आज प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हम लोग देख लिए। आज हम दर्पण, जो कि एक प्रमुख परावर्तक सतह है, और दर्पण से विभिन्न प्रकार के प्रकाश के विभिन्न वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। आज दर्पण पहले है क्या। दर्पण एक प्रमुख परावर्तक सतह होता है। कांच के किसी प्लेट का एक सतह जब हम रंग देते हैं, राजतीत कर देते हैं, तो वो दर्पण बन जाता है। दर्पण में दो सतह होंगे, एक राजतीत सतह जिधर रंगा हुआ है, और दूसरा परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश की किरणें आती है और उसी ओर लौट जाती है। दर्पण के दो सतह होंगे। कौन कौन सतह? एक देखिएगा, ये राजतीत सतह और ये है परावर्तक सतह। ये राजतीत सतह, और ये इधर जिधर प्रकाश की किरणें आएगी ये परावर्तक सतह है। इस तरह ये भी राजतीत सतह इधर और ये परावर्तक। दर्पण क्या है? वह पिंड, वह सतह जिसका एक सतह रंगा हुआ है, उसको दर्पण कहते हैं। जब इस पर प्रकाश की किरणें आकर के मिलती है तो उसी ओर लौट जाता है। दर्पण दो प्रकार के होंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का सतह समतल होगा। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। किसी खोखले गोले का वह खंड जिसका एक सतह राजतीत किया हुआ होता है। किसी खोखले गोले का वह खंड जिसका एक सतह रंगा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं हम? गोलीय दर्पण। और ये दो प्रकार के होंगे। एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। केव मतलब गुफा, जानते हैं? तो जिसका सतह परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ, ये जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ उसको कॉनकेव अवतल दर्पण कहेंगे। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ हो उसको कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब ऊपर उठा हुआ। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। अवतल दर्पण, ये नहीं बोलिए कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, तो समतल और गोलीय। और फिर गोलीय दो प्रकार के होंगे, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देख लिए। अब हम दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं को हम जानेंगे। दर्पण में क्या क्या है, क्योंकि गोलीय दर्पण में देखते हैं। गोलीय दर्पण ये कैसा दर्पण हो गया? अभी तो दर्पण नहीं है, ऐसे ही कांच का टुकड़ा है, खोखले गोले का टुकड़ा है, लेकिन इसका एक सतह इधर रंग रहे हैं तो ये दर्पण बन रहा है। और ये उभरे भाग को रंग रहे हैं, यानी परावर्तक का अंदर दबा हुआ भाग है, इसलिए अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। कॉनकेव मिरर, तो इस खोखले गोले का बना होता है। अब जिस खोखले गोले का बना होता है, मानिए कि खोखला गोला ये था, उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, मानिए कि गोला हम देखे थे, ये गोला हो गया, गोला का ये था दर्पण, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सू से सी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव, पी, इसको पी से सूचित करेंगे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, विभिन्न को याद करेगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
ध्रुव किसको कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तीसरा टॉपिक फोकस। फोकस किसको कहते हैं? तो दर्पण के मुख्य अक्ष तो बता दिए हैं, मुख्य अक्ष। तीसरा था मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? CLP को मिलाने वाली सरल रेखा। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या फिर उत्तल दर्पण रहेगा तो इधर P और इधर P, तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, ये तो इधर ही लौट जाएगा, ये लौट जाएगा, मिलेगा नहीं, तो ये मिलते हुए प्रतीत होगा। इधर जब विपरीत दिशा में मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होता है, बिंदु को फोकस करते हैं। चौथा है फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ मिलते हुए प्रतीत हो रही है, इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस को F से सूचित करते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें अवतल दर्पण है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलेगी। उत्तल दर्पण है तो बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगी। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। तथा फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। फोकसांतर या इसको नव्यांतर भी कहते हैं। नव्यांतर या फोकस दूरी P एंड S के बीच की दूरी, P एंड C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। P एंड C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसे R से सूचित करते हैं। अब फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। फोकस दूरी देखोगे यहाँ P एंड C की बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसको R से सूचित करते हैं। एंड P एंड F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक मेरा कि विभिन्न प्रकार के दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब को हम जानेंगे, उसकी प्रकृति को जानेंगे। विभिन्न प्रकार के दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? सबसे पहले हम समतल दर्पण में देखेंगे। दर्पण में बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रकृति। सबसे पहला समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति को हम जानेंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण तो सबके घर में है, देखते होंगे, प्रतिदिन देखते हैं, देख करके स्कूल आते हैं, है ना। समतल दर्पण ऐसा कहा गया है कि फीमेल की अपेक्षा मेल ज़्यादा दर्पण देखते हैं। लोग कहते हैं कि स्त्रियां ज़्यादा दर्पण के सामने रहती है, दर्पण के सामने समय ज़्यादा बिताती है जरूर स्त्रियां, लेकिन दर्पण देखने में ज़्यादा संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा दर्पण देखते हैं पुरुष। नेक्स्ट, दर्पण समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला, सबसे पहले देखेंगे यदि समतल दर्पण है तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये लेंथ या जितना भी साइज जो रहेगा ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज होगा। इमेज का साइज बराबर वस्तु के बराबर आकार का
प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, पहला। और दूसरा, दूरी भी जो होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा देखना है कि सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब है। वस्तु इधर और दर्पण के पीछे, यानी काल्पनिक हो गया ना, दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी क्या हो रहा है, सीधा और काल्पनिक। प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। और चौथा इंपॉर्टेंट ये चीज होता है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब 180 डिग्री से पार्श्व परावर्तित होते हैं। मतलब ये यदि यहाँ ये वस्तु ऐसे तो यहाँ उल्टा, ये तो ये 180 डिग्री घुमा हुआ, ये तो ये दर्पण प्रतिबिंब में ये मान लिया कि यहाँ पर B ऐसे दिखेंगे तो यहाँ पर B ऐसे होगा, C ऐसे तो C ऐसे, E ऐसे तो E उल्टा, इस तरह से पार्श्व परावर्तन होगा। ठीक है। दर्पण में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति हम देख रहे हैं। हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर आकार का। वस्तु के दूरी जितना होगा दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगा। हमेशा दर्पण के पीछे यानी कि काल्पनिक सीधा होगा और पार्श्व परावर्तित होगा। ये हम देखें समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति। आप मोबाइल में उसको वीडियो को थोड़ा रोक करके आप बाद में फिर इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है इसको। अब हम चलते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है किरण आरेख खींचने के लिए। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति और किरण आरेख खींचे। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब भिन्न दूरी पर रखेंगे। पहला देखोगे हम 6 स्थिति बताते हैं। मान लिया कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये वक्रता त्रिज्या है और बीच इसका होगा फोकस। अलग अलग बिंदुओं पर इसको हम रखेंगे। पहला है अनंत दूरी पर। पहला दूरी कहाँ है, अनंत दूरी पर वस्तु रखेंगे। दूसरा में हम नंबर पे रखेंगे वक्रता केंद्र के बाहर। तीसरा नंबर पे वक्रता केंद्र पर। चौथा नंबर पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा नंबर पे फोकस और छठा नंबर पे हम रखेंगे कहाँ पर, फोकस के अंदर, फोकस और ध्रुव के बीच। देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। पहला हम देखते हैं, पहला देखते हैं, आ रहा है वीडियो। पहला ये है अवतल दर्पण, फोकस, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। इसके अलग अलग स्थिति पर हम रखे हैं वस्तु। पहला नंबर पे अनंत दूरी पर, फिर वक्रता केंद्र के बाहर। तीसरा नंबर पे रखेंगे वक्रता केंद्र पर। चौथा नंबर पे हम रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा नंबर पे फोकस पे। छठा नंबर पे हम रखेंगे फोकस के अंदर, दर्पण और फोकस के बीच में। पहला हम रखते हैं यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत दूरी पर हो। यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो, देखेंगे बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने के लिए हम वस्तु अनंत दूरी पर हो, P है
यहाँ C है, यहाँ F है। अनंत दूरी से किरणें समानांतर ले जाएंगे हम, और ये समानांतर किरणें आया और इस तरह से समानांतर किरणें आएगा और दोनों कहाँ मिल रहा है? फोकस पर मिल रहा है। अनंत से आने वाली किरणें कहाँ मिला? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बन रहा है। और यदि हम इधर आँख रखें, वस्तु दर्पण के आगे रखें आँख, तो देख रहे हैं कि कहाँ बन रहा है? वस्तु दर्पण के आगे ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के आगे यानी वास्तविक उल्टा बन रहा है तथा वस्तु से काफी छोटा बनेगा। ठीक है। यदि वस्तु अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें किसी वस्तु जो अनंत दूरी पर रखा हुआ है उससे यदि अवतल दर्पण के सामने रख करके देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके फोकस पर बनेगा। दूसरा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो, यदि वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र के बाहर। तो अब देखेंगे एक वस्तु, ये दर्पण ले लिए, कौन सा दर्पण है? ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम, ये है इसका ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस इसके आधा दूरी पर रहेगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक नियम ध्यान दीजिएगा, एक समानांतर ले जाइएगा। वस्तु से एक किरणें समानांतर जाएगा, इसके बाद जो भी है 5वां नंबर से एक किरण समानांतर, और समानांतर जो जाएगा वो फोकस से होकर के जाता है। हम जानते ही हैं, फोकस कहते ही उसको कि समानांतर जाने वाली किरण जहाँ पर मिलती है उसको फोकस करते हैं। एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, यही नियम। एक वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाती है सीधे, क्योंकि लंबवत जाती है इसलिए उसी पथ पर आ जाएगा। वक्रता केंद्र से जो किरणें हैं लंबवत जाती है इसलिए उसी पथ पर आ जाएगा। अब दोनों मिला कहाँ पर? यहाँ पर। किरण के लिए एरो का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है। तो ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सी एंड एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आंख इधर रखेंगे तो वास्तविक तो हमेशा उल्टा होता ही है। देख लिए यहाँ भी उल्टा है, यहाँ वस्तु और ये प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के अपेक्षा छोटा, उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। क्लियर? वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, इसको याद कीजिए। दूसरा नंबर तो यही दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे तो यही फिगर बताएंगे। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f जब सिद्ध करेंगे तो यही वाला फिगर काम करेगा। चलो तीसरा नंबर, वस्तु का वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु हो, या वस्तु का फोकस दूरी या वक्रता केंद्र निर्धारण करने के लिए, वक्रता त्रिज्या निर्धारण करने के लिए या फोकस दूरी निर्धारण करने के लिए ही काम आएगा। याद कीजिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, देखिएगा ये दर्पण बना लिए। कैसा दर्पण है? अंदर की ओर दबा हुआ है, यानी अवतल दर्पण है। ये इसका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और फोकस। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है, जहाँ वस्तु है। एक किरण सीधे जाएगा समानांतर, समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से हो जाएगा?
फोकस से, समानांतर जाने वाली किरण फोकस से हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जा सकते हैं, तो फोकस से होकर गैस बिल्कुल समानांतर हो जाएगा, फोकस जाने वाली किरण समानांतर हो जाएगा। एक यहाँ ये मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, फोकस पर। कहाँ पर मिल रहा है, वक्रता केंद्र पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, तो प्रतिबिंब भी ठीक उसके नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही ठीक उसके नीचे, ठीक उसके मतलब किसके, वस्तु के नीचे, ठीक उसके नीचे है ना। आज चूंकि दर्पण के आगे बढ़ रहा है इसलिए वास्तविक उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तथा वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। ये वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही ठीक नीचे उसके बनने लगेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी दिए गए अवतल दर्पण के फोकस, प्रैक्टिकल करने के लिए फोकस दूरी का निर्धारण कैसे करें। तो एक अवतल दर्पण देंगे, इसके सामने कलम आगे पीछे ले जाएंगे, कभी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कभी आगे पीछे बनता है। क्योंकि अब ठीक जब उसका प्रतिबिंब ठीक नीचे बढ़ रहा है, समझो कि वही उसका वक्रता केंद्र है। जहाँ पर दर्पण के सामने वस्तु ले जाए ठीक उसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, समझेंगे कि वो क्या है, वो दर्पण का वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी को माप लो, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और इसको फिर आधा कर लेंगे, फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस में निर्धारण हो गया। चलिए चौथा, यदि और थोड़ा अंदर चलते हैं, चौथा नंबर पे, यदि वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, देखते हैं। ये है P, ये है F, ये है G। यहाँ पर बीच में हम यहाँ करते हैं, एक किरण समानांतर जाएगा, समानांतर जाने वाली किरण कहाँ पे हो जाएगा, फोकस से होकर के परावर्तित होकर जाएगा। एक किरण हमको ले जाना है वक्रता केंद्र से, इस पर जाके मिलेगा, इधर दर्पण को ये बनाते हैं, तो इधर जाएगा वक्रता केंद्र से सूर्य पर वापस हो जाएगा, इसकी लंबवत पड़ता है। देख रहे हैं कि मिल रहा है कहाँ, बहुत दूर जा करके वक्रता केंद्र के बाहर। ये तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर, वास्तविक है उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट, पांचवा पोजीशन, पांचवा पोजीशन पर आएंगे हम। यदि वस्तु और थोड़ा अंदर चलते हैं, फोकस पर, यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु फोकस पर रहेगा, पहले बनाते हैं दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र इसके आधा फोकस हो गया। यहाँ पर हम वस्तु लिए, यहाँ एक किरण समानांतर, जो समानांतर जाएगा से फोकस से उठ जाएगा, और एक किरण वक्रता केंद्र से उठ जाएगा। देख रहे हैं बिल्कुल समानांतर चला गया, तो समानांतर जा रहा है, अनंत दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर, बिल्कुल अनंत दूरी पर जाकर बनेगा, और इधर ही बन रहा वस्तु की ओर ही, यानी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से
बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही दूरी है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में या टॉर्च में यही स्थिति होता है, बल्ब को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बहुत अनंत दूरी पर फैल करके जाके मिलता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और इसके लिए बल्ब को फोकस पर रखते हैं। इसका भी प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे। और चलते हैं अंदर, ये यदि फोकस के अंदर हो, यदि वस्तु फोकस के अंदर हो, यदि वस्तु फोकस के अंदर हो, P, F, C, यहाँ पर फोकस के भी अंदर चले तो एक तो समानांतर जाएगा, समानांतर जाने के लिए फोकस से होकर जाती है, जानते हैं हम लोग, फोकस का परिभाषा यही है। और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, देख रहा है, आगे मिलेगा नहीं, ये आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आगे मिल रहा है, फैलता जा रहा है, तो इसी ओर हम लौटाएंगे, दर्पण की ओर ही तो जाके पीछे मिलेगा और इस तरह से दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, काल्पनिक हो गया, पीछे मतलब काल्पनिक, दर्पण की पीछे काल्पनिक, सीधा अपने प्रतिबिंब देख रहे हैं, सीधा और बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। हम सब में देख रहे थे, सब में उल्टा बन रहा था, बड़ा या छोटा बना था लेकिन उल्टा बना था। इसमें एक ही स्थिति है, जब दर्पण के फोकस के अंदर रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके लिए चेहरा अपना फोकस के अंदर रखेंगे, फोकस के अंदर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण की वस्तु की ओर ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, सॉरी वस्तु की ओर नहीं, दर्पण के पीछे और वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक, ये वस्तु है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, यदि वस्तु फोकस के अंदर रखा जाएगा और वो बड़ा भी है, इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट हम एक बता रहे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो, अवतल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब देख लेते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था। अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब हम देख रहे थे, ये वस्तु अनंत प्रतिबिंब कहाँ बना था, एक डैश, यानी फोकस पर वक्रता केंद्र के बाहर तो 2 डैश यानी C और F के बीच में, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर फोकस पर रहेगा तो अनंत दूरी पर, और जब फोकस के अंदर आएगा तो दर्पण के पीछे ही। यहाँ से वही बात, पुलिस यहाँ पर है, चोर घर में डाका डाल रहा है, पुलिस अपने थाना से चोर को खदेड़ना शुरू किया, पुलिस आ रहा है घर में, चोर घर से भाग रहा है, जैसे जैसे घर की ओर आ रहा है पुलिस भाग रहा है, जब घर में आया तो पीछे जाके छुप गया, घर में आया तो पीछे जाके छुप गया या थाना के पीछे जाके छुप गया, नहीं मिलेगा। चलिए हम अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसमें वस्तु कहीं भी हो, एक ही स्थिति होगा, वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी वस्तु रहेगा, इसका एक ही किरण रेख देखिएगा तो एक ही बनेगा। उसमें 6 स्थितियाँ था, अवतल दर्पण में 6 स्थिति, उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति होगा। ये P है तो इसमें तो C यानी सीधा रहेगा, कहीं भी वस्तु रहेगा, एक किरण समानांतर जाएगा तो समानांतर लगेगा, फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होगा। ठीक, ये फोकस है और एक वक्रता केंद्र से मिला लेंगे, ये मिला यहाँ पर
ये वस्तु और ये प्रतिबिंब कहीं भी रहे, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के फोकस के अंदर काल्पनिक आँख इधर रखेंगे, है ना, आँख इधर रखेंगे, आँख इधर रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक बन रहा है। फोकस के अंदर हमेशा कम दूरी पर, फोकस के अंदर वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। अवतल दर्पण में तो हम 6 चीजें देखे थे, अलग अलग दूरी पर अलग अलग प्रतिबिंब बना था। अनंत पर रखे तो फोकस पर, वक्रता केंद्र के बाहर तो CNS के बीच में, वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर ठीक नीचे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो वक्रता केंद्र के बाहर, फोकस पर तो अनंत दूरी पर, आप फोकस के अंदर जब रखेंगे तो दर्पण के पीछे बना था। और उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रहे, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, फोकस के अंदर, वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है। यही कारण है कि पीछे के गाड़ी, पीछे यदि कोई ड्राइवर होता है अपने गाड़ी में साइड मिरर में, पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वस्तु गाड़ी पीछे वाली गाड़ी कहीं भी रहे, उसका प्रतिबिंब कम दूरी पर छोटा और सीधा देखा जा सके। गाड़ी बड़ा या छोटा, उसको कम दूरी पर छोटा आसानी से सीधा देख सकते हैं, काल्पनिक देख सकते हैं। इसका प्रयोग हम, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। और विभिन्न प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग देखें कि इस भाग में कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वस्तु भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। दर्पण के प्रतिबिंब बनने की प्रकृति हम लोग देखिए कि कहाँ वस्तु रखेंगे तो कब, किस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, काल्पनिक, छोटा, बड़ा, ये सब हम देखें। किरण भी देख लिए, किरण आसानी से आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को रोक करके और उसको किरण खींच लीजिएगा। ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।